हर कोई सोचता था कि लियम एक नॉर्मल बोरिंग सैलरीमैन था, लेकिन किस्मत ने उसे एक अलग ही ट्रिप पर भेज दिया। एक डेड एंड जॉब में फंसा हुआ लियम हमेशा की तरह ऑफिस में सो रहा था, लेकिन जब वे उठा तो खुद को एक रॉयल पार्टी में पाया। हर तरफ रईस लोग महंगे ड्रिंक्स ले रहे थे, चमकते दमकते कपड़े पहने हुए। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो उसे हिला हिलाकर उठा रही थी। लियम पूरी तरह कंफ्यूज था। भाई, ये सपना है क्या, या मैंने कल रात कोई बहुत खराब चीज खा ली थी? लेकिन नौकरानी बिना रुके कहे जा रही थी, छोटे मालिक जल्दी उठिए, गेस्ट्स का वेलकम करना है। लियम को एक आइडिया आया। टिकटॉक पर किसी ने कहा था कि अगर आईने में देखने से सपना टूट जाए तो मतलब ये रियलिटी है। वे दौड़कर शीशे के सामने गया और जो देखा उससे उसकी आत्मा बाहर निकलने वाली थी। आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे का चेहरा था। अबे, ये कौन है और मैं बच्चा क्यों बन गया? लियम अपनी ही शक्ल देखकर शॉक्ड था। नौकरानी को यह देखकर थोड़ी टेंशन हो गई। तभी एक रॉयल आवाज गूंजी, अपना दिमाग सही कर बेटा, लुक्स मैक्सिंग बाद में करना, पहले जाकर गेस्ट्स से मिल। लियम ने मुड़कर देखा तो एक रॉयल ठाठ वाला आदमी उसे घूर रहा था, उसका नया पिता। यही वो पल था जब उसे समझ आया कि वे इस दुनिया में किसी नोबल फैमिली का 5वां बेटा है। ये पार्टी उसकी छोटी बहन के जन्म की खुशी में रखी गई थी। ओके कूल, अब मैं एक अमीर ज्यादा हूँ, उसने सोचा। पर अगर मैं सो गया तो शायद असली दुनिया में लौट जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वे उठा तो अब भी उसी नन्हे अमीर बच्चे के शरीर में था। उसने बालकनी से बाहर झांका और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नौकरानी ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, ये जितनी भी जमीन दिख रही है सब आपकी फैमिली की है। अबे, ये कितने अमीर हैं, मैं अरबपति बन चुका हूँ क्या? लियम बड़बड़ाया। नौकरानी उसकी एक्साइटमेंट देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात उसके चौथे भाई ब्रूनो से हुई। ब्रूनो पूरी तरह से बेवकूफ था, लेकिन पहले से ही प्लान बना रहा था कि उनकी छोटी बहन की शादी किसी रॉयल फैमिली में करवा दे ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। देखो भाई, हमें ये करना ही होगा वरना हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। अबे, वो अभी पैदा हुई है, तू इतना प्लानिंग में क्यों लग गया? लियम ने चिढ़कर कहा। ब्रूनो ने समझाया कि इस दुनिया में हर नोबल फैमिली को देश के लिए कुछ करना पड़ता है, वरना उनकी नोबल स्टेटस छिन जाती है। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उनके पापा अब तक कुछ भी काम का नहीं कर पाए थे और वो 3rd जनरेशन में थे। अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वे सीधे नॉर्मल कॉमनर्स बन जाएंगे। और हमारे सबसे बड़े भाई एल ने क्या किया? लियम ने पूछा। ब्रूनो ने ठंडी सांस ली। उसने स्टोरी टाइम टिकटॉकर बनने की कोशिश की थी, पर फिर सिग्मा किंग ने उसे बेटा बिथास बोल दिया। अब हमारी फैमिली की सिचुएशन और खराब हो गई है। लियाम ने माथा पकड़ लिया। भाई, हमारी फैमिली का फ्यूचर टिकटॉक फेलियर्स और लुक्स मैक्सिंग पर डिपेंड कर रहा है। हम तो पहले से ही बर्बादी की कगार पर हैं। इससे पहले कि लियम और ब्रूनो और डिस्कस कर पाते, उनके मैजिक टीचर एंट्री मारते हैं। उनके हाथ में एक भारी भरकम किताब थी। लियम ने एक्साइटमेंट में छलांग लगाई। भाई, मैजिक सीखने को मिलेगा। ब्रूनो ने एक ठंडी निगाह डाली। शांत हो जा, ज्यादा हाइप मत ले, बहुत ही कम लोग मैजिक कर पाते हैं। लियम के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या उसे सच में मैजिक सीखने मिलेगा? लियम को अपने पिंप भाई ब्रूनो की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे सीधा बाहर भागा और नौकरानी से कहा कि उसे लाइब्रेरी ले चले। लाइब्रेरी में घुसते ही लियम ने देखा कि वहाँ ढेरों मैजिक बुक्स रखी हुई थीं। उसने बिना सोचे समझे एक उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक बेसिक फायर स्पेल ट्राई किया और उसकी हथेली पर हल्की सी आग जल उठी, बिल्कुल एक मूर्ख कैंडल की तरह। नौकरानी ने उसे बधाई दी, लेकिन लियम को इससे ज्यादा चाहिए था। वे बिना टाइम वेस्ट किए अपने पिता के पास गया और पूछा कि क्या वे लाइब्रेरी से किताबें ले जा सकता है। उसके पिता, जिन्हें अपने 5वें बच्चे से कोई मतलब नहीं था, बोले, जो करना है कर। लियम ने मन ही मन उसे कोसा और जितनी किताबें उठा सकता था उठा लाया। हर दिन वे अपने कमरे में घंटों तक मैजिक प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसकी स्किल्स बेहतर होती गईं। 1 महीने बाद बिना किसी बुक की हेल्प के वे आराम से फ्लेम मैजिक कर सकता था। जब ब्रूनो ने इसे देखा तो दंग रह गया। भाई, लोग 1 साल लगाते हैं बेसिक स्पेल सीखने में और तू बिना बुक के कास्ट कर रहा है। ब्रूनो ने भी ट्राई किया, लेकिन उसकी पैथेटिक हालत यह थी कि बुक हाथ में लेकर भी एक सिंपल स्पेल तक नहीं कर पाया। आखिरकार उसने हार मान ली और बोला, भाई, तू मैजिक से बड़ी चीजें कर सकता है और अपनी सोसाइटी में ऊंचा उठ सकता है। लेकिन लियम को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लियम सीधा लाइब्रेरी गया और एक आइस स्पेल की बुक उठाई, लेकिन रास्ते में उसके पिता ने उसे रोक लिया। क्या तूने मैजिक सीख लिया? उन्होंने पूछा। लियम थोड़ा नर्वस हो गया और गलती से बुक पर हल्का सा आइस मैजिक कास्ट कर दिया। उसके पिता अनइम्प्रेस थे। बस इतना ही? लियम ने सोचा कि इस ब्रेन रॉटेड आदमी को असली स्किल दिखानी पड़ेगी।
उसने बिना किसी बुक के फ्लेम कटर स्पेल कास्ट कर दिया। उसका पिता पहली बार चौंका और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर अचानक वे खुश हो गया। जितनी मैजिक बुक्स चाहिए ले लो, कहकर वे चला गया। लियम को पहली बार अच्छा लगा कि उसके पिता ने उसे अप्रूव किया। थोड़ी देर बाद वे जंगल में घूमते हुए एक अजीब आदमी से टकरा गया जो सफेद जैकेट पहने हुए था। तुम नोबल हैमिल्टन फैमिली से हो? आदमी ने पूछा। लियम ने जवाब दिया, हाँ मैं 5वां बेटा हूँ। आदमी ने एक और अजीब सवाल किया, तुम मुझे पकड़ने आए हो? लियम का दिमाग घूम गया। भाई मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन मैं यहाँ बस घूम रहा था। आदमी हंसा और बोला, मैं तुम्हें मैजिक सीखने का एक और भी बेहतर तरीका दिखा सकता हूँ। इसके बाद उसने बिना किसी एफर्ट के 5 अलग अलग एलिमेंट्स का मैजिक कास्ट कर दिया। लियम का दिमाग उड़ गया। उसने आदमी से रिक्वेस्ट की कि उसे भी सिखाए। आदमी ने हंसकर कहा, पहले ये टेस्ट पास कर, एक सर्कल और एक स्क्वायर एक साथ बना, बस ये देखने के लिए कि लियम डिस्लेक्सिक तो नहीं है। लियम ने आसानी से टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद आदमी ने उसे मल्टी स्पेल कास्टिंग का ट्रिक बताया। लियम ने तुरंत फ्लेम बॉल और फ्लेम कटर एक साथ कास्ट कर दिए, जिसे देखकर आदमी खुद शॉक्ड रह गया। भाई यह स्किल 1 मिलियन में से किसी एक इंसान में होती है। लियम ने और ट्राई किया और 3 अलग अलग स्पेल्स एक साथ कास्ट कर दिए, लेकिन उसकी स्टैमिना तुरंत खत्म हो गई। आदमी ने समझाया, चिंता मत कर, टाइम के साथ बेटर होगा। फिर उसने लियाम को सैमसंग गैलेक्सी रिंग दी जिसमें अनगिनत मैजिक बुक्स स्टोर्ड थीं। लियाम ने तुरंत विंड मैजिक ट्राई किया और यह बिना किसी दिक्कत के काम कर गया। उसने आदमी को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ा, लेकिन वे गायब हो चुका था, बिल्कुल मेरे डैड की तरह। तभी नौकरानी दौड़ती हुई आई। छोटे मालिक, आप ठीक हैं? हमने सुना कि हमारी जमीन पर कोई अजनबी घूम रहा था। लियम ने झूठ बोला कि वे अकेला था। नौकरानी ने उसे एक नई मैजिक बुक दी और कहा, थोड़ा सतर्क रहिए। जैसे ही नौकरानी गई, अचानक वे आदमी फिर से प्रकट हुआ। मैं यहीं था, बस इनविजिबल हो गया था, उसने हंसते हुए कहा। उसने लियम को गैलेक्सी रिंग पहनकर एक स्पेल कास्ट करने को कहा। लियम ने ट्राई किया और एक फ्लेमिंग सैलामेंडर समन कर दिया जो तुरंत रिंग में अब्सॉर्ब हो गया, बिल्कुल एक पोकेबॉल की तरह। लियम समझ गया कि वे इस रिंग में कोई भी स्पेल सेव कर सकता है। उसने धड़ाधड़ स्पेल्स स्टोर करने शुरू कर दिए, लेकिन जब उसने मुड़कर आदमी को धन्यवाद कहना चाहा तो वे फिर गायब हो चुका था, सिर्फ एक नोट छोड़कर, अपने मुंह बंद रखना। 1 महीना बीत गया और लियम की मैजिक स्किल्स और भी पावरफुल हो गई। वे अपने स्पिरिट्स की मदद से चारकोल और मना क्रिस्टल बना रहा था। जब ब्रूनो ने उसे पकड़ लिया, उसने देखा कि लियम क्या बना रहा है और बोला, भाई ये स्किल्स तुझे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना सकती है। फिर एकदम खुशी से चिल्लाया, वैसे मैं शादी कर रहा हूँ और हाँ, अब मैं अपनी वर्जिनिटी भी खो दूंगा। लियम ये सुनकर खुश होता है, लेकिन ब्रूनो उसे सलाह देता है कि उसे भी अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए। वे समझाता है कि जब लियम पैदा नहीं हुआ था तब उनके पिता को एक बेटी की उम्मीद थी ताकि वे उसे रॉयल फैमिली में शादी करवा सके, लेकिन प्लान फेल हो गया क्योंकि लियम लड़का पैदा हुआ। डेस्परेशन में आकर उनके पिता ने 1000 सैनिकों को इकट्ठा किया और ड्रैगन ऑफ द हिल्स पर हमला कर दिया। हालांकि वे किसी तरह उस मॉन्स्टर को सील करने में सफल रहा, लेकिन 90% सैनिकों को खो बैठा। ब्रूनो कहता है कि भले ही एल और उनके पिता कुछ भी कर लें, वे पर्सनली मानता है कि हैमिल्टन फैमिली का समय खत्म हो चुका है और लियम को अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। लियम ब्रूनो को इस सलाह के लिए थैंक्स बोलता है और शहर में जाकर अपनी बनाई हुई चीजें बेचकर पैसे कमाने का प्लान बनाता है। डील अच्छी हो जाती है और वे एक लोकल न्यूडल शॉप में लंच करने बैठता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक गंजब का आइडिया आता है और वे तुरंत घर लौट जाता है। वे सीधा किचन में जाता है और नौकरों को इंस्टेंट रामेन का एक पैकेट देकर खाने के लिए कहता है। नौकर इसका स्वाद चखते ही इंप्रेस हो जाते हैं, जबकि यह कैपिटलिस्ट सुअर सोचने लगता है कि कैसे इस दुनिया को अमेरिका में बदल सकता है और 50% ओबेसिटी बढ़ा सकता है। लियम तुरंत लोकल दुकानों में अपना इंस्टेंट रेमन बेचने भागता है, लेकिन हर दुकान वाला इसे खरीदने से मना कर देता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा भाई एल उस पर रोक लगा चुका था। लियम मायूस होकर चला जाता है, जबकि एल काउंटर के पीछे से निकलकर लियम को कोसता है कि वे मैजिक में इतना अच्छा क्यों है। लियम सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और तभी एक नया आइडिया ट्राई करने का फैसला करता है। उसने हाल ही में स्टोरेज बॉक्स स्पेल सीखा था जिसमें ढेर सारी चीजें स्टोर की जा सकती थी और उन्हें कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता था। लियम अपने जादू का अनकन्वेंशनल यूज करता है और अपना एक क्लोन बनाकर उसे एक अलग किंगडम भेज देता है जहां हैमिल्टन फैमिली का कंट्रोल नहीं है। क्लोन वह जाकर सारी चीजें बेच देता है और सारा पैसा स्टोरेज बॉक्स में डाल देता है।
जिसे लियम जब चाहे निकाल सकता है। इस तरह लियम कैपिटलिज्म का सच्चा भक्त इस नई दुनिया में भी स्लेवरी इन्वेंट कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और लियम अपने इल्यूजन जादू पर प्रैक्टिस कर करके पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक एल उसके पास आता है और कहता है कि उसने लियम के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। फिर वे पूछता है कि लियम बड़े होकर क्या बनना चाहता है। लियम को तुरंत खतरे की घंटी सुनाई देने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि एल सोचता है कि वे फैमिली हेड बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वे सिंपल सा जवाब देता है कि उसे बस एक नौकरी चाहिए और पैसे कमाने हैं। एल यह सुनकर थोड़ा सुकून में आ जाता है और लियम को बताता है कि वे उसे हंटर्स गिल्ड से इंट्रोड्यूस करवाएगा। लियम यह सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब वे एक एडवेंचरर बन सकता था जिसका काम मॉन्स्टर्स को हराना होगा। अगले ही दिन वे हंटर्स गिल्ड जाता है, जहां सारे एडवेंचरर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वे एक शॉर्ट किंग है। लेकिन लियम अपना सिर ऊपर और मिडिल फिंगर और भी ऊपर रखकर गिल्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है। गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि भले ही वे एक नोबल हो, उसे सिर्फ अपने रैंक के हिसाब से ही जॉब्स लेने पड़ेंगे। फिर वे लियम से कहता है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए उस पर अटैक करे। गिल्ड मास्टर उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो लियम डिसाइड करता है कि वे हल्का हाथ रखेगा और सिर्फ कुछ लो लेवल फायर बॉल्स उसके चारों ओर शूट करता है। यह देखते ही पूरी गिल्ड में हड़कंप मच जाता है और गिल्ड मास्टर भी शॉक में आ जाता है। वे कहता है कि लियम की स्किल्स को देखते हुए उसे आसानी से एक बी रैंकेड एडवेंचरर का दर्जा मिल सकता है। लियम अपनी नई चमचमाती बैज लेकर गिल्ड से बाहर निकलता है और सोचता है कि हाई रैंक एडवेंचरर्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक गोल्ड डिगिंग ई थॉट मिलती है, जिसका नाम असूना है। वे पूछती हैं कि क्या वे सच में हैमिल्टन फैमिली का बेटा है और क्या वे उसकी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। आखिर में चाहे कितना ही दमदार क्यों ना हो, लियम अभी भी एक आदमी ही था और जग्स आर जग्स। तो वे बिना ज्यादा सोचे सिंप मोड में चला जाता है और उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। पहले ही मिशन में दोनों जंगल के अंदर घुसते हैं, जहां उनका सामना एक जायंट वुल्फ बीस्ट से होता है। असूना बिना वक्त गंवाए अपनी नाइफ निकालती है, लेकिन तभी झाड़ियों से और भी कई भेड़िए निकल आते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। असूना थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन लियम उसे शांत रहने के लिए कहता है और तुरंत अपने मैजिक पोकेमॉन्स बाहर निकालता है। भेड़िए उनके ऊपर झपटते हैं, लेकिन जैसे ही वे इन पोकेमॉन को अपने जबड़ों में पकड़ते हैं, ये अजीब तरीके से फूलने लगते हैं। बेचारे भेड़िए एकदम इमोबिलाइज हो जाते हैं, जिसके बाद असूना उन्हें आसानी से खत्म कर देती है। वे वापस लौटते हैं और कुल 42 मरे हुए भेड़ियों का ढेर जमा कर देते हैं, जिसे देखकर पूरी गिल्ड शॉक्ड रह जाती है। गिल्ड मास्टर तुरंत उन्हें एक नया टास्क देता है, एक कैटरपिलर मॉन्स्टर को हराने का, जो एक मेजर ट्रेड रूट को ब्लॉक कर रहा था। असूना इस टास्क के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन थोड़ा डरी हुई भी थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स आम जानवरों से बहुत अलग होते हैं। उनके अंदर एक मैजिक स्टोन होता है जो उन्हें जबरदस्त ताकत और स्पेशल एबिलिटीज देता है। लेकिन लियम अब भी आशावादी था। हालांकि जब वे असली कैटरपिलर मॉन्स्टर को देखते हैं तो सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। यह चीज पूरी तरह मेटल से बनी हुई थी, जिससे उनके सारे फिजिकल और मैजिकल अटैक्स बेकार साबित हो रहे थे। लियम को अचानक एक आइडिया आता है और वे असूना से कहता है कि वे बेट बने। जैसे ही मॉन्स्टर सही पोजीशन में आता है, लियम अपने आइटम बॉक्स से एक विशाल बोल्डर निकालता है और उसे सीधे कैटरपिलर पर गिरा देता है, जिससे वे तुरंत मर जाता है। जब वे शहर लौटते हैं तो उनके पास एक नहीं बल्कि 2 मरे हुए कैटरपिलर होते हैं। गिल्ड मास्टर यह देखकर शॉक्ड रह जाता है, लेकिन लियम बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहता है कि उसने बस अपनी एनिमी सर्च स्किल का इस्तेमाल किया और दूसरे कैटरपिलर को भी खोज लिया। गिल्ड मास्टर इससे इंप्रेस होकर उन्हें एक बड़ा बोनस दे देता है। कुछ दिन बाद एल और उनके पिता शहर आते हैं, जहां वे एक बहुत हाई रैंकिंग व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आदमी अपनी कैरेज से उतरता है, वे पहले लियम के पिता की तरफ बढ़ता है, लेकिन चलते चलते एक नजर लियम पर भी डालता है। लियम को थोड़ा अजीब महसूस होता है और उसकी टेंशन सही साबित होती है जब वे आदमी उसे बुलाता है और पूछता है कि उसके पास जो रिंग है वे उसे कहां से मिली। पता चलता है कि वे रहस्यमयी आदमी जिसने लियम को ट्रेन किया था, दरअसल रेमॉन्ड नाम का एक हाई स्किल्ड मैच था, जिसे यह आदमी पहले से जानता था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और फिर लियम से कहता है कि वे अपने नौकर पर जितनी ताकत से हो सके हमला करे ताकि उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा सके। बटलर आदमी एक कोने में खड़ा हो जाता है और लियम पूरी जान लगाकर 11 फायरबॉल अटैक्स चार्ज करता है और सीधा बटलर पर दाग देता है, जिससे उसका बैरियर
टूट जाता है और उसे चोट लगती है, लेकिन वे बूढ़ा आदमी बजाय किसी चिंता के बस हंसता है और कहता है कि लियम पहले से ही काफी स्ट्रांग है। फिर वे पूछता है कि वे बड़ा होकर क्या करना चाहता है। लियम बिना किसी झिझक के जवाब देता है कि वे अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी तुरंत उसे नाइट बना देता है ताकि लियम को पहले ही दिन से आजादी मिल जाए। कुछ समय बाद जब लियम अपने आइटम बॉक्स मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसे एक लेटर मिलता है जो रेमोंड ने उसे लिखा था। उसमें लिखा था कि वे लियम को एक ग्रेजुएशन गिफ्ट देना चाहता है और उसने हाल ही में एक झील खाली कर दी है जिसमें 100 किलोग्राम सोना डाला गया है। अब लियाम को कोई तरीका निकालना होगा कि वे उस सोने को कैसे निकाले। लियाम दिमाग लगाकर सोचता है कि यह सोने की ईंटें नहीं हो सकती, तो वे अपने गट फीलिंग को फॉलो करता है और आइटम बॉक्स को कमांड देता है कि वे गोल्ड डस्ट पाउडर रिलीज करे। यह सही जवाब निकलता है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक ट्रैप डोर खुलता है जो उसे एक डंजन में ले जाता है। वह उसे एक पुरानी मैजिक बुक और रेमंड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वे कभी इस बुक की मैजिक नहीं सीख पाया, इसलिए अब वे लियाम को दे रहा है ताकि शायद वे इसे यूज कर सके। लियम खुशी से झूम उठता है और तुरंत उस अदर वर्ल्डली मैजिक की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पाता। कई दिन गुजर जाते हैं जब आखिरकार लियम उस बुक से एक स्पेल कास्ट कर पाता है जिसका नाम अनदर वर्ल्ड था। इस स्पेल से एक जादुई दरवाजा खुलता है जो उसे किसी दूसरी डायमेंशन में ले जाता है जहां वे खुद को या किसी भी चीज को छिपा सकता है। उसे महसूस होता है कि इस स्पेल की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं और वे इसे और ज्यादा सीखने में जुट जाता है। एक और महीना बीत जाता है। एक दिन एडवेंचर पर जाते वक्त लियम और असूना का सामना एक जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर से होता है। लियम के सभी अटैक्स फेल हो जाते हैं क्योंकि मेंढक अचानक खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देता है। स्थिति को देखते हुए लियम बिना टाइम वेस्ट किए अनदर वर्ल्ड स्पेल का यूज करता है और खुद को और असूना को उसमें छिपा लेता है जिससे वे किसी तरह बच जाते हैं। असूना इस घटना के बाद खुद को कमजोर महसूस करने लगती है क्योंकि अगर लियम की मैजिक नहीं होती तो वे मर चुकी होती। गिल्ड में लौटने के बाद गिल्ड मास्टर यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि यह एक ए रैंक्ड टास्क था। असूना की शंका देखकर गिल्ड मास्टर उसे सलाह देता है कि वे लियम के साथ एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना ले जिससे वे जल्दी लेवल अप कर सके। असूना जो पहले से ही पावर हंग्री हुक थी तुरंत मान जाती है और गिल्ड मास्टर एक स्पेल कास्ट करके उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध देता है। इससे उसे तुरंत एक यूनिक स्किल मिलती है जिससे वे फ्लैश से भी तेज दौड़ सकती है। यह देखकर असूना लियम को अपनी दोस्त जॉर्ज के पास ले जाती है जो एक वेटरन एडवेंचरर थी। जॉर्ज भी लियम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और सभी को शॉक करते हुए उसे भी एक यूनिक स्किल मिलती है जिससे वे अपनी कुकिंग से किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी। ये एक तरह से मिरेकल था और जल्द ही इसकी खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा आदमी लियम को चाय पर बुलाता है और बताता है कि प्रिंसेस स्कारलेट लियाम के स्लेव्स को परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है, लेकिन लियाम यह सुनते ही साफ मना कर देता है, भाई वे मेरे दोस्त हैं, कोई सर्कस के जानवर नहीं। जाने से पहले बूढ़ा आदमी तुरंत माफी मांगता है, लेकिन इस पूरे समय असली प्रिंसेस वही नौकरानी के रूप में छिपी हुई थी और लियम को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुकी थी कि उसने एक रॉयल ऑनर्डर को ठुकराने की हिम्मत दिखाई। अगले दिन लियम को प्रिंसेस स्कारलेट से मिलने बुलाया जाता है, लेकिन उसे देखते ही उसे समझ आ जाता है कि यह लड़की पूरी तरह से टॉक्सिक पर्सनालिटी वाली है। जैसे ही वे उसे ग्रीट करता है वे एक कुर्सी अरेंज करवाती है और फिर कहती है कि वे उसे बताए कि उसने जायंट कैटरपिलर्स और फ्रॉग मॉन्स्टर्स को कैसे हराया। लियम राहत की सांस लेता है क्योंकि यह उसके लिए एक इजी रिक्वेस्ट थी। प्रिंसेस यह जानकर काफी इम्प्रेस होती है कि उसने बिना किसी हाई लेवल मैजिक के इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन तभी हाई लेवल मैजिक में का जिक्र होते ही लियम को अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन तभी स्कारलेट उसे रियलिटी में वापस खींच लाती है और पूछती है कि क्या वे अपना कॉन्ट्रैक्ट मैजिक उसे दिखा सकता है। लियम को यह साफ था कि वे सिर्फ रॉयल अथॉरिटी की वजह से झुकने वाला नहीं था। लियम साफ शब्दों में स्कारलेट की रिक्वेस्ट ठुकरा देता है और कहता है कि उसके दोस्त कोई सर्कस के जानवर नहीं है। लेकिन स्कारलेट अचानक हंसने लगती है और कहती है कि लियम वाकई एक मजेदार इंसान है जिसने उसे 2 बार एंटरटेन किया। वे घोषणा करती हैं कि उसे इसका इनाम मिलेगा और बिना किसी चेतावनी के उसे बैरन का टाइटल दे देती है। लियम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे प्रमोशन मिल गया। लेकिन स्कारलेट उसे बताती है कि उसने उसे 2 बार हंसाया
और यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वे उसे एक मैजिक बुक भी देती हैं जिसमें फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के बारे में लिखा होता है, जिसे पाकर लियम बेहद खुश हो जाता है। बाद में जब वे जंगल में जाकर बुक में लिखी मैजिक सीख रहा होता है तो ब्रूनो वहां आता है। वे उसे बर्थडे बम्प्स देकर बधाई देता है कि अब वे एक नोबल बन चुका है और फिर कहता है कि एल अभी खुद को कोस रहा होगा क्योंकि उसने अनजाने में ही सही लियम को अपने पिता से भी बड़ा टाइटल दिलवा दिया। लियम कहता है कि वे अभी भी सिर्फ बैरन है जो उसके पिता से लोअर रैंक है, लेकिन ब्रूनो समझाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन नोबल्स अपनी उपलब्धियों के दम पर यह टाइटल कमाते हैं वे उन लोगों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं जिन्हें यह टाइटल उनके पिता से मिला होता है। रात में जब लियम घर लौटता है तो रास्ते में एएलबी से सामना हो जाता है जो गुस्से और जलन से भरा हुआ था। वे तिरस्कार से लियम के पास से गुजरता है और बड़बड़ाता है कि वे कुछ ऐसा करेगा जिससे सभी को दिखे कि वे लियम से बेहतर है। अगले दिन लियम की मुलाकात असूना और जोडी से होती है जो दोनों अब उसे मास्टर बुलाने लगती हैं और उससे कुछ अनहोली चीजें करने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। शहर के सभी मर्द जलन से लियम को घूरने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वे लड़कियों को मॉन्स्टर हंटिंग पर ले जाता है। जोडी एक आर्चर होती है जो वुल्व्स को पिन डाउन करती है, जबकि असूना उन्हें तुरंत खत्म कर देती है। जोडी नोटिस करती है कि उसके आई साइट निकी मैशन में बहुत सुधार हुआ है, जो एक आर्चर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। इसे और बेहतर बनाने के लिए लियम उसे एक इंचांटमेंट स्पेल देता है जिससे उसकी आंखें टेलीस्कोप जैसी बन जाती हैं। इस अपग्रेड से जोडी मिड रेंज आर्चर से सीधा स्नाइपर में बदल जाती है और लियम को दिल से थैंक यू कहती है। जल्द ही वे गिल्ड लौटते हैं जहां चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। जब वे एक आदमी से पूछते हैं कि क्या हुआ तो पता चलता है कि डम्बास एएलबी ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने उस पावरफुल मॉन्स्टर की सील हटा दी है जो उनकी टेरिटरी में दशकों से कैद था और इसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लियम तुरंत समझ जाता है कि यह सब एल ने सिर्फ जलन के कारण किया है और वे फौरन माउंटेन्स की तरफ भागता है। वहां पहुंचते ही वे देखता है कि दर्जनों घायल सैनिक पड़े हैं और एल्बिस भी स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। लियम को देखते ही एल उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर आता है और उसे जोर से बॉन्क मारकर सुला देता है क्योंकि वे इस बेवकूफ से एक और शब्द सुनने के मूड में नहीं था। ए पूछती है कि वे किस चीज से लड़ रहे हैं तो गिल्ड मास्टर बताता है कि दशकों पहले लियम के ग्रेट ग्रैंडपा ने ड्रैगन फील्ड राइडन को पहाड़ों में सील कर दिया था, लेकिन अब एल ने वे सील हटा दी है। ड्रैगन खुद तो इतने सालों तक बंद रहने के कारण कमजोर हो चुका था, लेकिन असली दिक्कत उसके ऑफस्प्रिंग्स थे जिन्होंने सभी सैनिकों को घायल कर दिया था। गिल्ड मास्टर कहता है कि उसने ड्रैगन को दोबारा सील करने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन जब तक उसके बच्चों को नहीं हराया जाता तब तक यह संभव नहीं होगा। लियम और लड़कियां वहां पहुंचती हैं जहां बेबी ड्रैगन्स मौजूद होते हैं। असूना तुरंत उन पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वे जितने छोटे दिखते थे उतने कमजोर नहीं थे। उनका फायर ब्रेथ इतना ताकतवर था कि सेकंड्स में पूरे पेड़ को राख बना सकता था। लियम तुरंत असूना को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद उन पर फायरबॉल्स फेंकता है, लेकिन बेबी ड्रैगन्स उसे काउंटर कर देते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वे इस लड़ाई को नहीं जीत सकते और लड़कियां पीछे हटने का सुझाव देती हैं। तभी बेबी ड्रैगन्स पूरी स्पीड में उन पर हमला करने के लिए भागते हैं और लियम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे लड़कियों से कहता है कि वे जितनी तेजी से भाग सकती हैं भागें। फिर वे अपने मैजिक बुकों से पॉकेट डायमेंशन का दरवाजा खोल देता है जो सीधा बेबी ड्रैगन्स के सामने खुलता है। बेबी ड्रैगन्स बिना सोचे समझे उसमें कूद जाते हैं और लियम तुरंत ही स्पेल डिस्पेल कर देता है। बच्चे ड्रैगन गायब हो जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास ड्रैगन को फिर से सील करने का साफ मौका था। जैसे ही मैजिशियन सील कास्ट करते हैं, असूना और जॉर्ड लियम से पूछती हैं कि उसने अभी क्या स्पेल इस्तेमाल किया था। लियम उन्हें एसपी के बारे में बताता है और समझाता है कि वे पॉकेट डायमेंशन में चीजें स्टोर कर सकता है। वे कहता है कि क्योंकि उसने यह स्पेल पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है तो यह संभव है कि अंदर रखी चीजें हमेशा के लिए गायब हो जाएं। इसका मतलब है कि अब उन्हें बेबी ड्रैगन्स की चिंता नहीं करनी होगी। असूना लियम की इस स्किल से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है और फौरन उसे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी लियम को अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। जब वे पलट कर देखता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फील्ड राइडन खड़ा होता है और उससे सीधे बात कर रहा होता है। लियम हैरान रह जाता है और पूछता है कि यह कैसे हो सकता है।
लेकिन रीडन के पास इससे भी जरूरी सवाल होते हैं। वे महसूस कर सकता है कि लियम का शरीर और आत्मा आपस में मेल नहीं खाते। वे उसके मन को भी पढ़ सकता था और यह जान लेता है कि लियम इस दुनिया का नहीं है। लियम अभी इस शॉकिंग रिवील को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि राइडन उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। वे लियाम से कहता है कि उसे अपने साथ ले चले और दिखाए कि वे किस तरह का भविष्य बना सकता है। वे उसे आश्वासन देता है कि उसकी ताकत उसके बहुत काम आएगी। लियम इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे राइडन से किसी भी तरह की बुरी वाइब्स महसूस नहीं होती। राइडन अचानक मना में बदल जाता है और सीधे लियम के शरीर में समा जाता है, जिससे उसके हाथ पर एक टैटू उभर आता है। लियम तुरंत महसूस करता है कि उसकी बॉडी में जबरदस्त एनर्जी बह रही है और वे इसे टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। बिना किसी इनकैंटेशन के वे 11 मैजिक मिसाइल्स दाग देता है और जब वे चांट करता है तो वे 17 मैजिक मिसाइल्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वे इस नई शक्ति से दंग रह जाता है, लेकिन तभी वे देखता है कि सारे मैजिशियंस जोर जोर से सांस ले रहे हैं, जैसे कि वे सुबह अपनी एस्मा मेड्स लेना भूल गए हों। राइडन तुरंत लियम को बताता है कि वे अपनी मना को जल्दी से अपने अंदर संभाले क्योंकि यह बाकी लोगों को ओवरवेल्म कर रही है। लियम तुरंत ऐसा करता है और आखिरकार सभी मैजिशियंस को राहत मिलती है। गिल्ड मास्टर उसका धन्यवाद करता है कि उसने पूरे केस को इतनी अच्छी तरह से संभाला और लियम बाकी सभी को हुए नुकसान के लिए माफी मांगता है, जो कि उसके स्टूपिड ओल्डर ब्रदर ALB की वजह से हुआ था। लियम को लगता है कि उसे घायलों की मदद करनी चाहिए, इसलिए वे 10 किलो सोना डोनेट कर देता है। उस रात लियाम के पिता पहली बार उसे थैंक यू कहते हैं कि उसने ALB की फैलाई हुई गड़बड़ को संभाल लिया, लेकिन लियम को अब भी यह जानना था कि ALB का क्या होगा। उसके पिता बताते हैं कि फिलहाल उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा और उसके लिए सख्त सजा पर विचार किया जा रहा है। लियम को अपने भाई के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वे उसके कमरे की ओर जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाता। अंदर से ALB की चीखें आ रही थीं। मुझे हैमिल्टन फैमिली को फिर से जिंदा करना चाहिए था, न कि लियम को। लियम को एहसास होता है कि उसका भाई असल में सिर्फ फैमिली नेम की परवाह करता था और इसी वजह से वे इतना अजीब बन गया था। वे उसे डिस्टर्ब नहीं करता और सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वे जागता है तो पाता है कि उसे 2 न्यू एक्साइटिंग स्पेल्स मिले हैं, जो उसे राइडन से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मिले। वे तुरंत जंगल की ओर भागता है और पूरे दिन मेहनत करके उनमें से सिर्फ एक स्पेल को मास्टर कर पाता है। यह स्पेल उसे बेबी ड्रैगन को पॉकेट डिमेंशन से समन करने की इजाजत देता है और अब वे पूरी तरह से फ्रेंडली और आज्ञाकारी हो चुका था। लियम ड्रैगन को अपने साथ खेलते देख रहा होता है, तभी अचानक एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई देती है। तुम होली मैजिक भी कर सकते हो। लियम पलटकर देखता है और सामने प्रिंसेस स्कारलेट खड़ी होती है। वे बताती हैं कि वे एक महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ आई हैं। पहले वे कहती हैं कि एक ड्रैगन को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो बड़े लोग सत्ता में बैठे हैं वे उसे बैरन से ऊंचा टाइटल नहीं देने देंगे, इसलिए वे उसे हीरो कैंडिडेट का टाइटल दे रही है, जिससे उसे भी फायदा होगा और जनता भी संतुष्ट रहेगी। इसके बाद स्कारलेट लियम से पूछती है कि उसने ड्रैगन को कैसे हराया। वे पूरी कहानी बताता है कि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। यह सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि अब वे पक्की हो जाती हैं कि लियम होली मैजिक यूज कर सकता है। लेकिन अगर यह खबर बाहर आई तो यह उसके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। इसलिए वे लियम को सख्त आदेश देती है कि जब तक वे ना कहे तब तक वे यह बात किसी को नहीं बताएगा। लियम के पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वे मान जाता है, लेकिन अगले ही दिन प्रिंसेस उसके मुंह बंद रखने की कीमत अदा कर देती है। ये का ट्रेजर चेस्ट जिसमें 3000 सोने के सिक्के थे। कुछ दिनों बाद ओल्ड मैन जेम्स लियम से मिलने आता है और सीधा उससे पूछता है कि क्या वे होली मैजिक कर सकता है। लियम हकलाने लगता है और बहाना बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रिंसेस स्कारलेट ने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन जेम्स कहता है कि प्रिंसेस अभी बहुत छोटी और अनुभवहीन है और इतने बड़े मामलों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। वे आगे कहता है कि जिस मात्रा में पैसे लियम को गिफ्ट किए गए हैं उससे उसे शक होने लगा था। ऊपर से अगर स्कारलेट वाकई चाहती तो वे लियम की उपलब्धियों को राजा के सामने पेश करके उसे प्रमोशन दिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह था कि वे कुछ छिपा रही थी। जेम्स जब और जोर देकर पूछता है तो आखिरकार लियम हार मान लेता है और कबूल करता है कि उसने ड्रैगन फील्ड राइडन की शक्ति को अब्सॉर्ब करने के बाद कुछ होली मैजिक स्पेल्स हासिल कर लिए। जेम्स इसे देखने के लिए उत्सुक हो जाता है और लियम उसे ऑल क्लियर स्पेल दिखाता है, जो किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को हटा सकता है, जिसमें पॉइजनिंग और पेट्रिफिकेशन भी शामिल है।
जेम्स इससे बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर वे लियम को एक महत्वपूर्ण इतिहास का सबक देने का फैसला करता है। वे थ्री ड्रैगन्स वॉर के बारे में बताता है जो कई शताब्दियों पहले हुआ था। उस युद्ध में मैजिक यूजिंग ड्रैगन ने जीत हासिल की थी और फिर एक ह्यूमन के साथ जुड़ गया जो उसकी होली मैजिक उधार ले सकता था। वे ह्यूमन आगे चलकर एक देश की स्थापना करता है जो कि वही देश है जिसमें वे आज रह रहे हैं। लियम इस कहानी को अपने संदर्भ में कैसे जोड़ना है यह सोचकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी जेम्स उससे पूछता है कि जब वे सुनता है कि एक ड्रैगन ने ह्यूमन के साथ मिलकर एक देश बनाया तो उसके दिमाग में क्या आता है। लियम, जो कि एक किंकी सन ऑफ अ गन था, कहता है कि उसने तो सोचा था कि ड्रैगन और इंसान ने शादी कर ली और उनके बच्चे हो गए। जेम्स ठंडी सांस लेता है और कहता है कि बाकी सारे इंसानों ने भी पहले यही सोचा था, लेकिन अब उसे लगता है कि मामला उल्टा था। वे लियम से कहता है कि उसने ड्रैगन को अपने शरीर में ऑब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वे उसके साथ ज्वाइन हो चुका है। लियम को यह लॉजिक सही लगने लगता है और फिर जेम्स कहता है कि उसमें अपने देश की फाउंडेशन लेजेंड को दोबारा दोहराने की क्षमता है, लेकिन यही बात जेम्स को दो चीजों के लिए चिंतित कर रही थी। पहली, हैमिल्टन फैमिली को लेकर। जेम्स बताता है कि लियम के ग्रेट ग्रैंडफादर को नोबल का टाइटल मिला था क्योंकि उसने राइडन को सील किया था, लेकिन अगर यह सच निकला कि राइडन वही ड्रैगन था जिसने उनके देश की स्थापना में मदद की थी, तो उनकी यह उपलब्धि तुरंत रद्द हो जाएगी और बदतर स्थिति में उनका नोबल स्टेटस भी खत्म हो सकता है। लेकिन यह अभी भी छोटी समस्या थी क्योंकि जेम्स को सबसे बड़ा डर यह था कि क्या होगा अगर राइडन अब गुस्से में है और अपने सील किए जाने का बदला लेने की साजिश रच रहा है। लियम को जेम्स की बातों में लॉजिक तो दिखता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसने पहले राइडन को ड्रैगन फील्ड कहा था तो उसने एकदम शांत भाव से जवाब दिया था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान उसे क्या बुलाते हैं, क्योंकि हर कुछ शताब्दियों में वे उसे कोई नया टाइटल दे देते हैं। लियम को एहसास होता है कि राइडन को इस किंगडम से कोई नाराजगी नहीं है और जेम्स यह मान लेता है कि यह सब सिर्फ लियम की वजह से हुआ, जिसने ड्रैगन से ठीक से बातचीत की और उसे सही तरीके से आजाद किया। अगले दिन जब लियम गिल्ड जाता है तो असूना और जॉर्ड बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही वे उसे देखती हैं, वे उसे सीधे गिल्ड से बाहर खींच लेती हैं क्योंकि वह कई लोग लियम में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ड्रैगन को हराने के बाद सभी लियम की पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे ताकि वे उन्हें भी कैरी कर सके। लड़कियां उसे समझाती हैं कि किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले सावधान रहे, लेकिन यही सब नहीं था। जैसे ही लियम घर पहुंचता है, वे देखता है कि उसके सामने टिंडर प्रोफाइल्स का एक मोटा सा बंडल रखा हुआ है उन लड़कियों का जो उससे शादी करना चाहती हैं या फिर उनके घर वाले उन्हें शादी के लिए आगे बढ़ा रहे थे। लियम इस अचानक पड़ी लाइमलाइट से थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी ब्रूनो द पिम्प वहां पहुंचता है और कहता है कि उसे लियम की शादी अपनी बीवी की दूर की बहन से करानी है। किसी तरह लियम इन सभी शादी के ऑफर्स से बच निकलता है और सीधा असूना और जॉर्ड के पास जाता है ताकि उन्हें कुछ खास दिखा सके। वे उन्हें जंगल में ले जाता है और वे दोनों सोच रही होती हैं कि शायद वे अपनी फुट लॉन्ग सॉसेज दिखाने वाला है, लेकिन इसके बजाय वे उन्हें अपनी पॉकेट डिमेंशन के अंदर ले जाता है जिसमें अब एक हाउस भी मौजूद था। वे बताता है कि उसने इसे एक अलग शहर के कारपेंटर्स से बनवाया और फिर इसे डायरेक्ट पॉकेट डिमेंशन में डाल दिया। चूंकि अब उसने अनदर वर्ल्ड स्किल पूरी तरह मास्टर कर लिया था, इसलिए इस डायमेंशन में रखी चीजें गायब नहीं होंगी। इसके बाद लियम उन्हें पूरे घर का टूर देता है और मजाक में समझाता है कि हर लोकेशन पर वे किस पोजीशन में रह सकते हैं। जॉर्ड नोटिस करती है कि यह जगह बहुत ज्यादा ब्राइट है और लियम तय करता है कि वे इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा ताकि परफेक्ट लाइटिंग सेट की जा सके। सबसे पहले वे एक शैडो स्पिरिट समन करता है जिससे पूरी डिमेंशन पिच ब्लैक हो जाती है। फिर वे सैलमेंडर को समन करता है ताकि वे फायर प्लेस जलाकर नेचुरल लाइट और वार्मथ प्रदान कर सके। लेकिन जॉर्ड अब भी संतुष्ट नहीं थी क्योंकि लो लेवल शेड स्पिरिट डार्कनेस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी असूना कहती है कि काश स्पिरिट्स भी उनकी तरह इवॉल्व कर पाते। यह सुनकर लियम को एक गजब का आइडिया आता है। वे शेड स्पिरिट्स के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट इमारत में टाबर बना देता है। जैसे ही वे यह करता है, शेड स्पिरिट तुरंत इवॉल्व होकर मिड लेवल स्पिरिट बन जाता है और डार्कनेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता पा लेता है। वे लियम के सामने शपथ लेता है कि उसने उसे इवॉल्व करने में मदद की, इसलिए वे उसकी लॉयल्टी की कसम खाता है। लियम कहता है कि वे उसे दोबारा समन नहीं कर सकता
क्योंकि उसे मीडियम लेवल स्पिरिट्स समन करने का स्पेल नहीं आता। शेड स्पिरिट उसे सलाह देता है कि वे उसे रिंग में स्टोर करे और फिर प्रैक्टिस करे जब तक कि वे उसे आजादी से समन न कर सके। लियम को यह आइडिया पसंद आता है और वे तुरंत स्पिरिट को अपनी रिंग के अंदर समा लेता है। इसके बाद वे सैलामेंडर को भी इवॉल्व करके उसे अपनी रिंग में स्टोर कर देता है। इसी तरह वे हर एलिमेंट का एक मिड लेवल स्पिरिट विकसित करता है और आखिरकार मीडियम लेवल स्पिरिट समनिंग मैजिक हासिल करता है, जो बेहद कीमती था। अगले दिन लियम जंगल में जाता है क्योंकि रीडन ने उसे वहां भेजा था। अचानक रीडन उससे संपर्क करता है और कहता है कि वे उसके बच्चे को समन करे। जैसे ही वे ऐसा करता है, बेबी ड्रैगन उसे सीधा हिडन फॉरेस्ट ऑफ द फेरीज ले जाता है। जैसे ही वहां मौजूद फेरीज लियम को देखते हैं, वे डरकर भाग जाती हैं। लेकिन जब वे उन्हें बताता है कि उसे रिडॉन ने भेजा है, तो वे उस पर भरोसा करने लगती हैं। रिडॉन ने लियम को बताया था कि फेरीज संकट में थीं क्योंकि उनका शिकार किया जा रहा था। उनके पंखों की मार्केट में बहुत ऊंची कीमत थी, इसीलिए रिडॉन चाहता था कि लियम उनकी रक्षा करे। वे कहता है कि वे उनके लिए एक बैरियर बनाए और उन्हें नाम दे, क्योंकि यह इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नेचुरल मैजिक था। लियम सबसे पहले एक फेरी पर फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट स्पेल कास्ट करता है और उसका नाम रेन रखता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उससे हर कोई चौंक जाता है। रेन तुरंत एल्फ में इवॉल्व हो जाती है। इवन रियाना इज शॉक। लियम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन राइडन उसे बताता है कि जब उसने नाम और कॉन्ट्रैक्ट मैजिक दोनों को मिलाया तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया। राइडन उसे सलाह देता है कि वे हमेशा उन क्रिएचर्स को नाम दे जिनके साथ वे कॉन्ट्रैक्ट की सलाह पार्ट बनाए। अब जब रेन एक एल्फ बन चुकी थी, तो बाकी सभी फेरीज भी लियम से नाम पाने के लिए उत्सुक हो गईं। लियम सबको नाम देता है और उन्हें अपना फैमिलियर बना लेता है। थोड़ी ही देर में पूरी फेरी रेस एल्फ्स में बदल जाती है। रना, जो उनमें से सबसे प्रभावशाली थी, लियम से पूछती है कि वे उसके लिए कैसे काम कर सकती हैं। लेकिन लियम के पास कोई टास्क नहीं था, तो वे बस कहता है अपना खुद का एक विलेज बनाओ और यहाँ खुशहाल रहो। एल्फ्स तुरंत अपने गांव की योजना बनाने लगते हैं, जबकि लियम लगातार माना ओवरयूज की वजह से थक जाता है। जैसे ही वे आराम करने के लिए बैठता है, उसे जंगल के अंदर एक अजीब सी मैजिक पावर महसूस होती है। वे उस दिशा में बढ़ता है और जल्द ही एक मैजिक फ्रूट को पेड़ से लटकते हुए देखता है। रना वहां आ जाती है और बताती है कि जब भी फेरीज के पास फ्री टाइम होता है, तो वे हवा में मौजूद मैजिक को इकट्ठा करके उसे एक जगह केंद्रित कर देती हैं। राइडन लियम को इसे ट्राई करने के लिए कहता है। राना की इजाजत मिलने के बाद लियम उस फ्रूट को खाता है और तुरंत ही उसके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी महसूस होती है। वे टेस्ट करने के लिए मैजिक मिसिल्स दागता है और पाता है कि अब वे 19 मिसिल्स एक साथ दाग सकता है। अगले दिन वे फिर से एल्फ्स से मिलने जाता है, जो उसे बहुत जोश से ग्रीट करते हैं। लेकिन उनका जोश जल्द ही ठंडा पड़ जाता है जब वे उसे अपने बनाए हुए घरों को दिखाते हैं, जो पूरी तरह से मिजरेबल अटेम्प्ट्स थे। तभी अचानक वे एक तेज चीख सुनते हैं। जब वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि कुछ बैंडिट्स ने एक एल्फ को पकड़ रखा है। लियम दौड़कर उन बैंडिट्स की तरफ जाता है और उन्हें धमकाता है कि वे उस लड़की को छोड़ दें, लेकिन वे उसे एक रियलिटी चेक देने का फैसला करते हैं। एक बैंडिट उस पर हमला करता है, लेकिन लियम उसे बस एक मैजिक मिसल से हवा में उड़ा देता है। बाकी दो बैंडिट्स उसे टैग टीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियम तुरंत अपना शैडो क्लोन समन करता है और उनके कंबाइंड अटैक से दोनों को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद लियम तय करता है कि वे एल्व्स को अस्थायी रूप से अपनी पॉकेट डिमेंशन में भेज देगा, क्योंकि जंगल अब उनके लिए सुरक्षित नहीं था। उसे चिंता थी कि वह पर्याप्त जगह नहीं होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी पॉकेट डिमेंशन अब पहले से ज्यादा एक्सपैंडेड हो चुकी थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने कल मैजिक फ्रूट खाया था। लियम लड़कियों को अंदर भेजता है और फिर उन्हें अपनी टेरिटरी में लाकर बाहर निकालता है, ताकि बैंडिट्स उन पर हमला न कर सकें। एल्व्स उसकी इस शक्ति से दंग रह जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर उससे भीख मांगते हैं कि वे उनका किंग बने और उनका नेतृत्व करे। वे कसम खाते हैं कि अगर वे राजा बनता है तो वे उसकी हर बात मानेंगे। लियम, जो कि पहले से ही एक परवर्ट था, इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वे एल्व्स को इंस्टेंट रामेन खाने को देता है और फिर अपने हाई लेवल होली स्पेल की प्रैक्टिस शुरू करता है, जो उसे राइडन से मिला था। उसे यह स्पेल सीखे 4 डेज हो चुके थे, लेकिन अब तक वे इसे एक बार भी कास्ट नहीं कर पाया था। अचानक उसे यूरिका मोमेंट मिलता है और वे आखिरकार स्पेल को समझ जाता है। वे एल्व्स
को अपने आसपास इकट्ठा करता है और अपना नया सीखा हुआ टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करता है, जिससे वे सभी को एक आइसोलेटेड लैंड पर पहुंचा देता है जो उसके घर से 100 किलोमीटर दूर था। वहां पहले से ही उसका क्लोन मौजूद था और इसी ट्रिक के जरिए उसने इस जगह को अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक के लिए डेस्टिनेशन सेट किया था। वे क्लोन को डिस्पेल कर देता है और फिर रिडन उसे आदेश देता है कि वे अपनी क्रेस्ट्स पावर का उपयोग करके इस पूरे इलाके को अनलॉक करे। जैसे ही लियम ऐसा करता है, एक सील टूट जाता है और इस जगह की असली सुंदरता सामने आ जाती है। एल्व्स खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे एक लुश फॉरेस्ट में रहने वाले थे, लेकिन तभी रिडन बताता है कि यह उन जगहों में से एक है जिन्हें उसने सील किया था। लियम उससे पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया था, लेकिन राइडन चुप हो जाता है तो वे और ज्यादा नहीं पूछता। इसके बाद एल्फ गर्ल्स अपने घर बनाने के लिए जगह ढूंढने लगती है, जबकि लियम टेलीपोर्टेशन स्पेल को पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश करता है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद वे इसे 0 सेकंड्स कास्टिंग टाइम तक कम करने में सफल हो जाता है। वे घर वापस जाने का फैसला करता है और 3 बेबी ड्रैगन्स को एल्व्स की रक्षा के लिए वहीं छोड़ देता है। जैसे ही वे घर पहुंचता है, उसे प्रिंसेस स्कारलेट देखने आती है। वे उससे पूछती है कि क्या उसके अंदर मौजूद ड्रैगन ने कभी प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में कुछ बताया है। लियम कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन वे यह खुलासा करता है कि राइडन ने सील्ड लैंड्स का जिक्र किया था। वे एल्व्स के बारे में भी बताता है और स्कारलेट उन्हें देखने की इच्छा जताती है। लेकिन इससे पहले लियम का एक फेवर होता है। वे एक स्किल्ड इंजीनियर से मिलना चाहता था जो एल्व्स को गांव बनाने में मदद कर सके। स्कारलेट उसे एक ड्वार्फ से मिलवाती है जो कि रॉयल कोर्ट इंजीनियर था। लियम तुरंत अपना क्लोन बनाता है और उसे एल्फ विलेज ले जाता है। जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं, स्कारलेट राइडन से पूछती है कि क्या यही प्रॉमिस्ड लैंड है, लेकिन वे कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता। स्कारलेट बताती है कि लेजेंड के अनुसार जब मानवता डिस्ट्रक्शन के कगार पर होगी तो वे इस प्रॉमिस्ड लैंड में शरण लेंगे। फिर वे एक रिंग निकालती है जो उनकी सैल्वेशन की थी और यह लियम्स टैटू के साथ रेजोनेट करने लगती है। लियाम इसे पकड़ने की इजाजत मांगता है और जैसे ही वे इसे छूता है, पूरी द्वीप हवा में तैरने लगती है। अब स्कारलेट को किसी भी संदेह की जरूरत नहीं थी। वे तुरंत लियम के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, उसकी लॉयल्टी की शपथ लेती है और उससे निवेदन करती है कि वे यहाँ एक नया कंट्री बनाएं जो सभी को बचा सके। जल्द ही एल्व्स अपने गांव बनाने में जुट जाते हैं और ड्वार्फ इंजीनियर उनकी मदद करता है। दूसरी ओर लियम पूरे क्षेत्र से मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। स्कारलेट उत्सुकता से उसे मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी लियम उससे पूछता है कि क्या उसे अब राजधानी वापस नहीं लौट जाना चाहिए। स्कारलेट जवाब देती है कि वे अब हमेशा लियम के साथ रहेगी और उसकी सेवा करेगी क्योंकि वे प्रॉमिस्ड लैंड का असली मास्टर है। लियम इस बात को लेकर थोड़ा असहज महसूस करता है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल हैसल बनने वाला था, लेकिन तभी स्कारलेट उसे बताती है कि उसकी माँ के परिवार की वेन्स में ड्रैगन्स ब्लड बहता है। इसी वजह से उनकी फैमिली की औरतों की शादी हमेशा रॉयल फैमिली में होती थी। हालांकि वे खुद लियम की सेवा करना चाहती थी क्योंकि उसके अंदर होली ड्रैगन राइडन था। इसी बीच राइडन लियम से कहता है कि वे स्कारलेट को उत्तर की ओर ले जाए क्योंकि वह कुछ ऐसा है जो उसे पसंद आएगा। वे उत्तर की ओर बढ़ते हैं और एक स्टोन डोर देखते हैं जो उन्हें एंशिएंट रून्स तक ले जाती है। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरते हैं, वे देखते हैं कि दीवारों पर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं और फिर वे एक ब्लैक ड्रैगन स्टैच्यू के सामने पहुंच जाते हैं। अचानक ये स्टैच्यू जाग जाती है। रिडॉन बताता है कि यह एक गार्डियन गोलेम है जो उसी के मॉडल पर बनाया गया था। लियाम की पहली परीक्षा इसे हराने की थी। रिडन उसे एक हिंट देता है, इस गोलेम के सिर पर मेरा नाम एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा है और अगर तुम उसमें से एक अक्षर मिटा दो तो यह शब्द ओबे में बदल जाएगा। सौभाग्य से स्कारलेट को यह भाषा आती थी। वे लियम को सही अक्षर बताती हैं और लियाम टेलीपोर्ट करके गोलेम के सिर पर वार करता है। अचानक गोलेम पूरी तरह से स्कारलेट का आज्ञाकारी पालतू बन जाता है क्योंकि उसकी वेन्स में ड्रैगन ब्लड था। स्कारलेट तय करती है कि वे कुछ समय के लिए गोलेम के साथ रहेगी और लियम बाहर चला जाता है। वे गहरी सांस लेता है और सोचता है कि स्कारलेट कितनी जिद्दी है कि वे हर हाल में उसकी सेवा करना चाहती है, लेकिन वे अब तक इस आदत का आदी नहीं हो पाया था। अचानक वे एल्फ विलेज की दिशा में धुआं उठते हुए देखता है। वे तुरंत वहां टेलीपोर्ट करता है और जो देखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। पूरा गांव राख में तब्दील हो चुका था। रेना दौड़ती हुई लियम के पास आती है और बताती है कि वुल्फमैन ने
उन पर हमला किया और पूरा गांव तबाह कर दिया। इससे पहले कि लियम कुछ कर पाता, वुल्फमैन ट्राइब खुद ही उससे सामना करने आ जाती है। उनका नेता उसे एक फिल्थी आउटसाइडर कहता है और धमकाता है कि अगर वे होली लैंड से तुरंत नहीं गया तो उसकी फैमिली के डिनर में वही परोसा जाएगा। लियम शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ लीडर बिना कोई मौका दिए उस पर झपट पड़ता है। लियम तुरंत टेलीपोर्ट करके उसके पीछे पहुंचता है और उसे क्लोज रेंज लाइटनिंग अटैक से रोक देता है। फिर वे बेबी ड्रैगन समन करता है ताकि वुल्फ लीडर को दिखा सके कि वे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है। वुल्फ लीडर यह देखकर हैरान रह जाता है और लियम उससे पूछता है कि क्या उसकी ट्राइब इतने समय से राइडन के आदेश पर इस क्षेत्र की रक्षा कर रही थी। वुल्फ लीडर पुष्टि करता है कि ऐसा ही है और फिर लियम उसे बताता है कि एल्व्स भी ड्रैगन्स प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं। वुल्फ लीडर गांव पर हमले के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिया कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे दोनों ही होली ड्रैगन की सेवा करते हैं। वे सुझाव देती हैं कि वुल्फ्स लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करें और उसकी लॉयल्टी की शपथ लें। पूरी वुल्फ ट्राइब इस प्रस्ताव से सहमत हो जाती है। लियम को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती और वे सबसे पहले वुल्फ लीडर के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक कास्ट करता है। लेकिन जैसे ही वे यह करता है, वुल्फ लीडर अचानक एक वुमन में बदल जाती है। लियम यह देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि लीडर एक मेल था। खैर, किसी तरह वे इस बात को पचाता है और उसका नाम क्रिस रखता है। फिर वे बाकी वुल्फ्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। अगले दिन वे देखता है कि न्यूली इवॉल्व्ड वेयरवुल्फ्स एल्व्स के साथ गांव को फिर से बनाने में मदद कर रहे हैं। क्रिस दौड़कर लियम को गले लगा लेती है और एक बार फिर गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। लियम सोचता है कि काश उसके पास ऐसा कोई स्पेल होता जिससे वे सब कुछ मैजिकली रिपेयर कर सकता। तभी राइडन उससे कहता है कि अगर उसके पास ऐसा स्पेल नहीं है तो वे खुद उसे बना सकता है। लियम यह सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और राइडन उसे सलाह देता है कि वे पूरे प्रोसेस की क्लियर इमेजिनेशन करे। लियम पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है और एक ऑटो रिपेयर मैजिक बनाता है जो किसी भी चीज को उसके ओरिजिनल स्टेट में लौटा सकता है, चाहे वे कितना भी क्षतिग्रस्त क्यों ना हो। इसके बाद वे एक आइसोलेटेड एरिया में जाता है ताकि वे और नए स्पेल्स बना सके। जब वे इम्प्रूव्ड फायर मिसाइल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो रेना अचानक वया आती है और उसे बताती है कि एक इमरजेंसी है। ह्यूमन सोल्जर्स इस क्षेत्र में घुस चुके हैं और फेरीज का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। लियम बिना समय गंवाए तुरंत वया टेलीपोर्ट करता है जहां इन ह्यूमंस को देखा गया था और उनका सामना करता है। सैनिक उससे पूछते हैं कि क्या वे यहाँ रहता है और क्या वे फेरीज के बारे में कुछ जानता है। लियम उन्हें बताता है कि यह जगह उसकी कंट्री है और उन्हें यहाँ बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए। सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह कहानी उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स के लिए बेहतर होगी। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लियम चेतावनी के रूप में मैजिक मिसाइल्स दागता है। इसके बावजूद एक आदमी उस पर झपट पड़ता है। लियम तुरंत टेलीपोर्ट करके उसके घोड़े पर चढ़ जाता है और फिर उसे मैजिक मिसाइल से उड़ा देता है। इसके बाद वे सैनिकों को कड़ी चेतावनी देता है कि वे फिर कभी उसकी कंट्री में कदम न रखें। सब कुछ निपटाने के बाद वे अपने गांव वापस लौटता है जहां रेना उसे उन फेरीज से मिलवाती है जो पहले से इस क्षेत्र में रह रही थीं, लेकिन ह्यूमंस के हमले की वजह से छिप गई थीं। रेना बताती है कि वे सभी लियाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं। लियाम यह देखकर फ्लेबरगास्ट हो जाता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वे पूरे दिन 1000 नाम बनाने में बिताता है जबकि वे फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और उन्हें एल्वीज में बदल देता है। जल्द ही वे सभी उसके गांव के रेजिडेंट्स बन जाते हैं। बाद में लियम अपनी पॉकेट डायमेंशन में स्कारलेट, रेना और क्रिस को बुलाता है और उन्हें ह्यूमन सोल्जर्स द्वारा पहने गए हेलमेट्स दिखाता है। स्कारलेट बताती है कि ये PEA किंगडम से है जो प्रॉमिस्ड लैंड के पास मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे कि उनका जामल किंगडम और एक और देश क्वादर। वे मानती है कि ये सैनिक सिर्फ स्काउट्स थे और जल्द ही 3 किंगडम्स की सेनाएं इस टेरिटरी पर दावा करने के लिए यहाँ आ सकती है। लियम यह सुनकर टेंशन में आ जाता है और पहली बार स्कारलेट के सुझाव को गंभीरता से लेना शुरू करता है कि उसे यहाँ एक कंट्री बनानी चाहिए। स्कारलेट कहती है कि एक देश के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, लैंड, पीपल और पावर। लियम के पास पहले से ही लैंड थी और जैसे जैसे कंट्री की खबर फैलेगी पीपल भी खुद आ जाएंगे। लियम कहता है कि उसे पावर की जरूरत है और क्रिस तुरंत खुद को आर्मी लीडर बनाने का प्रस्ताव रखती है। वे कहती हैं कि उसकी वेयरवुल्फ आर्मी उन सभी दुश्मनों को खत्म कर देगी
जो उन पर हमला करेंगे। हालात उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और अगले ही दिन जैमल किंगडम का एक नोबल राजा के आदेश पर लियम से मिलने आता है। वे कहता है कि जैमल किंगडम लियम से युद्ध नहीं चाहता बल्कि एक अलायंस बनाना चाहता है। इसके लिए राजा ने प्रिंसेस स्कारलेट की शादी लियम से करने का प्रस्ताव दिया है। लियम यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। प्रस्ताव सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वे पहले स्कारलेट से बात करके इसकी पुष्टि करना चाहता था। वे तुरंत टेलीपैथी स्पेल बनाता है ताकि वे दूसरों को बिना बताए आपस में बात कर सकें। वे स्कारलेट से पूछता है कि क्या उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। स्कारलेट जवाब देती है कि उसे यह करना चाहिए क्योंकि भले ही इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल प्लान हो, यह शादी उसके किंगडम के लिए फायदेमंद होगी। यह सुनकर लियम नोबल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वे प्रिंसेस से शादी करेगा, लेकिन अभी नहीं। वे कहता है कि उसे कम से कम 1 साल चाहिए ताकि वे अपने छोटे राष्ट्र को ऐसा बना सके जो स्कारलेट के लिए उपयुक्त हो। नोबल यह सुनकर सहमत होता है और कहता है कि वे यह संदेश राजा तक पहुंचा देगा। वे लोग चले जाते हैं और लियम और स्कारलेट दोनों को राहत महसूस होती है कि नेगोशिएशन सफल रहे। इसके बाद लियम अपने क्लोन को स्कारलेट के साथ भेजता है ताकि वे उसकी मैंशन तक पहुंच सके और फिर उसे वहां टेलीपोर्ट कर सके। जैसे ही क्लोन मैंशन पहुंचता है, वे गांव लौटकर ओरिजिनल लियम को वहां ले जाता है। स्कारलेट लियम का स्वागत करती है और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, लियम को राइडन की शक्ति का एहसास होता है। वे स्कारलेट से पूछता है कि क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो ड्रैगन से जुड़ा हुआ है, और वे उसे सीधा चर्च में ले जाती है जहाँ ऑल्टर पर राइडन की एक सिल्वर स्टैचू रखी हुई थी। राइडन यह देखकर चौंक जाता है कि यह मूर्ति अब भी यहाँ है और लियम उससे पूछता है कि यह क्या है। राइडन उसे ऑल क्लियर स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम ऐसा करता है, स्टैचू अचानक बैटल आर्मर में बदल जाती है और स्कारलेट के शरीर पर प्रकट होती है। अब वे होली मैजिक का उपयोग कर सकती थी, लेकिन सिर्फ एक अटैक के बाद ही पूरी तरह से थक गई और आर्मर दोबारा स्टैचू में बदल गया। राइडन बताता है कि यह बैटल आर्मर उसने बनाया था ताकि ह्यूमंस उसकी क्षमताओं का उपयोग कर सकें। यह सबसे ताकतवर आर्मर था और अब यही आखिरी बचा हुआ था। लेकिन लियम कहता है कि वे अभी नए मैजिक आर्मर्स बना सकते हैं। राइडन को उसका आत्मविश्वास पसंद आता है और वे उसे मैजिक आर्मर बनाने की रेसिपी बताता है। लियम अपने स्पिरिट्स की मदद से पहले एक छोटी मैजिक स्टैचू बनाता है और फिर स्कारलेट से कहता है कि वे उस पर अपनी ब्लड की कुछ बूंदें गिराए ताकि इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सके। जैसे ही वे ऐसा करती है, स्टैचू आर्मर में बदल जाती है और अब वे होली मैजिक बिना थके उपयोग कर सकती थी। राइडन बताता है कि हाई लेवल मैजिक आइटम्स लगभग लिविंग बीइंग्स की तरह होते हैं। यह सुनकर लियम को इसमें फैमिलियर मैजिक का उपयोग करने का आइडिया आता है। वे आर्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उसका नाम एरीज रखता है, जिससे यह हल्का और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। राइडन लियम को बताता है कि उसने एक बार आर्मर को नाम दिया था, लेकिन कभी उसे फैमिलियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। लियम तुरंत समझ जाता है कि वे जायंट गोलेम की बात कर रहा है। राइडन पुष्टि करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करने के लिए कहता है। लियम तुरंत गांव में टेलीपोर्ट करता है और गोलेम पर अपनी कुछ ब्लड की बूंदें गिराता है। अचानक गोलेम मैजिक आर्मर में बदल जाता है और लियम के शरीर को ढक लेता है। वे खुद को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है और एक ही बार में 37 पावर मिसाइलें दाग देता है, लेकिन इससे उसकी पूरी स्टैमिना खत्म हो जाती है। राइडन उसे बधाई देता है क्योंकि वे अब तक का सिर्फ थर्ड पर्सन था जिसने इस आर्मर को पहनकर जिंदा रहने में सफलता पाई थी। अगर वे इसे मास्टर कर लेता है तो वे पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकता है। लियम कुछ माना क्रिस्टल्स का उपयोग करके अपनी स्टेमिना रिचार्ज करता है और फिर स्कारलेट से पूछता है कि क्या वे कुछ समय के लिए गोलेम उधार ले सकता है। स्कारलेट उसे बताती है कि वे इसे जितने समय तक चाहे रख सकता है और लियम तुरंत गोलेम को अपने एटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है। फिर वे स्कारलेट को बताता है कि वे वापस गांव जा रहा है और वे फैसला करती है कि वे कैपिटल लौटेगी ताकि वे देख सके कि किंगडम क्या सोच रहा है। लियम उसे उसकी मैंशन वापस टेलीपोर्ट करता है और फिर गांव लौट जाता है। वे देखता है कि घरों का निर्माण तेजी से चल रहा है और गांव 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। तभी रेना दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उन्हें पता चला है कि गांव के पास एक ट्रोल ट्राइब रहती है। लियम ने सुना था कि ट्रोल्स विशाल और ताकतवर होते हैं और वे या तो बहुत हिंसक होते हैं या फिर बहुत दयालु। वे रेना से पूछता है कि वे किस तरह के ट्रोल्स हैं और वे जवाब देती हैं कि वे हिंसक हैं। वे चिंतित होती हैं कि अगर ह्यूमंस इस क्षेत्र में आते रहे और ट्रोल्स ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया
तो यह सभी के लिए बुरा होगा। इसलिए वे लियम से पूछती हैं कि क्या वे ट्रोल्स को भी अपने अधीन ला सकता है। लियम को यह विचार पसंद आता है और वे तुरंत उस दिशा में जाता है जहां ट्रोल्स को देखा गया था। रास्ते में उसे आयरन ओर मिलती है जो बहुत उपयोगी हो सकती थी। अचानक ट्रोल्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वे कौन हैं। लियम खुद को परिचित कराता है और उन्हें अपने गांव के बारे में बताता है। वे उनसे अपने गांव में बसने के लिए कहता है, लेकिन ट्रोल लीडर कहता है कि वे ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करते। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ वीडियो। सी या इन नेक्स्ट पार्ट सून।